जय हिंद सभी को। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आर्टिकल नंबर 20 तक पढ़ चुके थे, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 से ही हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आपका, यानी अनुच्छेद 20 से ही आगे आपका स्टार्ट होगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं वो पहले जो पिछली क्लासें रहीं उन सब पर आप जा कर के अपना पहले रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद फिर आप अनुच्छेद 20 से आगे पढ़ना शुरू करिएगा, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो यहीं से कंटिन्यू करें। देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या रही। उसमें हमने आपको पढ़ाया, जैसे सबसे पहला चार्टर एक्ट 1600 से लेकर के, और इधर आपका हमने भारत शासन अधिनियम 1935 तक ये आपको पढ़ा दिया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थी, जिसमें इनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जैसे भारत परिषद का गठन कब हुआ, भारत शासन अधिनियम 1909 क्या था, भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था, ये सारी चीज़ें आपको बताई। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को कब सौंपा गया, इसके संबंध में हम सभी लोग पूरी जानकारी ऑलरेडी ले चुके थे। अब हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान में कुछ प्रस्तावना से रिलेटेड आपको हमने क्वेश्चन कराए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रस्तावना से संबंधित किसने प्रस्तावना को कुंजी कहा संविधान की, वो सारे पॉइंट प्रस्तावना से रिलेटेड, और प्रस्तावना में जो अलग अलग शब्द हैं, प्रस्तावना कब अंगीकृत हुई, स्वीकृत हुई, सारे पॉइंट इससे रिलेटेड हम आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। प्रस्तावना के बाद फिर हम लोग आए कि भारतीय संविधान में भाग कितने थे। तो भाग के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि मूल रूप से 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में अगर देखें तो भागों की संख्या कितनी है, 25, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ भाग जुड़े और कुछ भाग हटे भी, तो भागों की संख्या हो गई 25। इसके बाद हम लोगों ने अनुसूचियों के संबंध में पढ़ा कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। तो पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8, जो अब वर्तमान में कितनी हो गई, तो अब आपकी 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कितने हैं। तो मूल रूप से आर्टिकल जो थे वो 395 आर्टिकल, जो कि आज भी हैं, लेकिन अगर गिनती के संबंध में बात करें तो लगभग 460 प्लस अनुच्छेद आपके गिनती के रूप में वर्तमान में हैं। तो यहाँ से ये बातें हम लोगों ने करी। इसके बाद हम लोग भाग के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो आपका भाग 1 है, इस भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 के संबंध में हम लोगों ने पूरा विद डिटेल पढ़ा कि भाग 1 में आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसकी व्याख्या है। और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की जो व्याख्या करी गई, ये किन अनुच्छेदों के बीच में है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की व्याख्या अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में करी गई। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाग 2, और भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ा इसमें नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए, और नागरिकता के संबंध में हमने आपको विद डिटेल बताया। और इसी में एक आपने अमेंडमेंट भी पढ़ा CAA 2019, जिसको हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपने पढ़ा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में हमने आपको बताया क्या क्या संशोधन किए गए, नागरिकता में किनको छूट दी गई, और उनके लिए क्या क्या सारे प्रावधान हुए। नागरिकता के संबंध में व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी कि नागरिकता की जो व्याख्या करी गई वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में करी गई। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए, जिसमें पूरा विद डिटेल हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आ गए हम लोग भाग 3 में, और भाग 3 के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें मौलिक अधिकार
यानी कि मूल अधिकारों की व्याख्या की गई। और ये मूल अधिकार जो वर्णित हैं, ये मूल अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में वर्णित किए गए। मौलिक अधिकारों के संबंध में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि मूल अधिकारों का विकास कहाँ हुआ, मूल अधिकार का जन्म कहाँ हुआ, मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज कौन सा था, मूल अधिकारों का पहला दस्तावेज जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है किसके द्वारा हस्ताक्षरित था, किसे वो मूल अधिकार पहली बार दिए गए, वो सारी बातें हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में कर चुके हैं। इसके बाद मूल अधिकार से रिलेटेड हम लोगों ने इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं भी हम लोग पढ़ चुके थे कि मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं। इसके बाद मूल अधिकार से संबंधित हम लोगों ने बात करी कि मूल अधिकार कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो मूल अधिकार हैं, यानी अनुच्छेदों में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30 जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, किसी भी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। इसके संबंध में हम लोगों ने पूरा विद डिटेल पढ़ा। और इसके पढ़ने के बाद फिर हम लोग आए, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। फिर हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ मूल अधिकारों से रिलेटेड जैसे अनुच्छेद 12 पढ़ा। अनुच्छेद 12 में हमने आपको बताया कि इसमें राज्य शब्द की परिभाषा का वर्णन किया गया। और यहाँ पर जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई, ये राज्य शब्द की परिभाषा किनके लिए उपयोगी बताई गई। तो ये राज्य शब्द की जो परिभाषा दी गई, ये राज्य शब्द की परिभाषा भाग 3 और भाग 4 के लिए उपयोगी है। और अगर कोई भी वाद या अगर कोई भी निर्णय मूल अधिकारों से संबंधित दिया जाएगा या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड दिया जाएगा, तो उसमें जो परिभाषा ली जाएगी वो कौन सी ली जाएगी, तो जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई उससे लिया जाएगा। राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत हमने आपको पूरा डिटेल में बताया कि राज्य के अंतर्गत कौन। तो अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा बताता है, जिसमें भाग 3 और भाग 4 के संबंध में इसका प्रयोग किया जाएगा। इस अनुच्छेद 12 के बाद हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में दो बातें आपको हमने बताई। एक तो हमने आपको बताया आच्छादन का सिद्धांत, इसी में दिया गया, और दूसरा बताया पृथक्करण का सिद्धांत। इसको आप अनुच्छेद 13(1) और 13(2) भी बोल सकते हैं। आच्छादन का सिद्धांत भी डिटेल में बताया और पृथक्करण का सिद्धांत भी आपको पूरा डिटेल में बताया गया। इसके बाद हम लोग आए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 14 के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा विधि के समक्ष समता और विधियों का एक समान संरक्षण, जिसमें हमने बताया इसमें दो बातें हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का एक समान संरक्षण, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये पूरे डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अगला पढ़ा गया अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर, यानी यहाँ कितने आधार हैं, तो हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर कि कितने आधार दिए गए, तो कुल 5 आधार दिए गए, जिसके आधार पर किसी से भी विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 15 के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 15 जो दिया गया ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी भारतीय नागरिकों से तो विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसी जगह बात करी जाए कि विदेशियों से, तो विदेशियों से ऐसा किया जा सकता है, यानी विदेशियों से विभेद कर सकते हैं। किन आधारों पर, तो जो 5 आधार यहाँ पर दिए गए। इसके बाद अनुच्छेद 15 में ही आरक्षण के कुछ संबंध में बातें हम लोगों ने करी थी।
जिसमें हमने आपको बताया सेवाओं में आरक्षण या राजनीतिक आरक्षण, 2 प्रकार के आरक्षणों की बात करी गई। तो 15 में राजनीतिक आरक्षण की बात है और अनुच्छेद 16 इसमें सेवाओं में आरक्षण की बात करी गई। और इसी के साथ अनुच्छेद 16 में और एक बात क्या कही गई, तो इसमें कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समानता, जिसमें सेवाओं के आरक्षण की भी बात करी गई। जिसमें हमने आपको बताया कि 2 नए प्रावधान जुड़े, जिसमें अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6), इसमें आपका EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करी गई। और जो 15(6) में ये जोड़ा कब गया, 2019 में, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके थे, अभी सिर्फ हम रिवीजन पिछला वाला करा रहे हैं। तो 2019 में 15(6) जुड़ा और इसमें EWS के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 16(6) में EWS यानी कि आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए सवर्णों को सेवाओं में 10% आरक्षण की व्याख्या करी गई। तो 15(6) और 16(6) ये हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद आता है अगला जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 17 में हम लोगों ने पढ़ा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब हमने बताया कि छुआछूत का अंत। और इसके संबंध में एक एक्ट भी है जिसको अभी आगे हम लोग, अभी हमने यहाँ पर एक्ट सिर्फ बताया था आपको, जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अभी जब मूल विधि की क्लासें हम लोग लेंगे तो वहाँ पर इस एक्ट को पढ़ेंगे भी। इसके बाद अगला आता है अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इस शब्द से क्या तात्पर्य है? उपाधियों का अंत का मतलब है कि राज्य यानी देश के लिए भी कहा गया और राज्य के लिए भी, राज्य सेना और शिक्षा के अलावा अन्य किसी भी विषय पर कोई उपाधि नहीं दे सकता। इसके संबंध में एक केस भी हमने आपको पढ़ाया जिसमें ये कहा गया कि जब भारत रत्न और आपका पद्म पुरस्कारों को लेकर के विवाद हुए तो उस विवाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया और इसका एक वाद इम्पोर्टेंट है। इस वाद में निर्णय दिया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं इन्हें उपाधियां न समझा जाए, ये सिर्फ सम्मान या अलंकरण है और इन्हें अनवरत यानी लगातार दिया जाना चाहिए, जबकि इन्हें मोरारजी देसाई द्वारा बीच में बंद भी किया गया था। इसके बाद अगला आए हम लोग अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में हम लोगों ने पढ़ा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले 7 स्वतंत्रताएं यहाँ पर दी गई थी, लेकिन बाद में एक स्वतंत्रता हटा दी गई, तो अब यहाँ पर 6 स्वतंत्रताएं आपकी वर्णित करी गई। यानी वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं यहाँ पर दी गई हैं, तो वर्तमान में यहाँ पर 6 स्वतंत्रताएं दी गई। पूरा बताया कि कौन सी स्वतंत्रता यहाँ से हटाई गई। अनुच्छेद 19 के बाद अगला आता है अनुच्छेद 20, और अनुच्छेद 20 के संबंध में ही अब हम लोगों को आगे पढ़ना है। और यहाँ पर हमने आपको कुछ वाद भी बताए और ये भी बताया कि अनुच्छेद 19 मूल रूप से संविधान में तो सिर्फ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है, और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहाँ पर वर्णित है। संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी वो आपकी यहाँ से हटा दी गई, और संपत्ति की स्वतंत्रता को एक अधिकार के रूप में भी अनुच्छेद 31 में वर्णित किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 19 में हमने आपको बताया कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल हैं, तो वो सारी हमने डिटेल से आपको बता दी थी। अब हम लोगों का अगला नंबर स्टार्ट होता है अनुच्छेद 20 से। तो आज हम लोगों की क्लास अनुच्छेद 20 से ही स्टार्ट होगी, तो अब हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो अब शुरू करते हैं अनुच्छेद 20 के संबंध में। तो अनुच्छेद 20 में सबसे पहली बात दिया हुआ है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये बात आपके यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर बात अपराधों की हुई है। अपराध शब्द की जो व्याख्या करी गई वो आईपीसी और सीआरपीसी इन दोनों में है, जिसमें सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 2N में अपराध की परिभाषा दी गई, वहीं आईपीसी का सेक्शन नंबर 40 अपराध की व्याख्या करता है कि अपराध क्या है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 20 है, इसका सीधा संबंध हम ये कह सकते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं मूल विधि से भी है। और आगे अभी आप लोग देखेंगे कि आगे इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मतलब है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। देखिए, यहाँ पर जो संरक्षण की बात करी गई, ये संरक्षण की बात यहाँ पर 3 प्रकार से है। यानी कितने संरक्षण प्राप्त हैं? तो ये 3 संरक्षण प्राप्त हैं। अब दूसरी बात आती है कि क्या अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण सभी को प्राप्त है या केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 20 है, ये अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण ये भारतीयों को तो प्राप्त है ही, इसके साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है कि वो अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण प्राप्त उन्हें होगा। क्योंकि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है। उसमें 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 20 जो है ये भारत के नागरिकों या विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। अब ये 3 प्रकार के संरक्षण कौन से हैं, इनको जरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहला संरक्षण इसमें कहा गया कार्यतर विधि से संरक्षण, कार्यतर विधि से संरक्षण। दूसरा इसमें कहा गया दोहरी क्षति से संरक्षण, दोहरी क्षति से संरक्षण। और तीसरा यहाँ पर तीसरा कहा गया आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो टोटल मिला के अगर आपसे कहा जाए कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, ये संरक्षण कितने प्रकार के हैं, तो ये 3 प्रकार के हैं। और अगर इनको हम अनुच्छेद के अकॉर्डिंग भी बात करें तो पहला वाला जो संरक्षण है इसे हम बोल सकते हैं अनुच्छेद 20(1), दूसरा बोल सकते हैं अनुच्छेद 20(2) और तीसरे को बोल सकते हैं अनुच्छेद 20(3). तो ये अनुच्छेद 20(1) क्या है, कार्यतर विधि से संरक्षण, अनुच्छेद 20(2) क्या है, दोहरी क्षति से संरक्षण, और अनुच्छेद 20(3) क्या है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अब इनका मतलब क्या है? देखिए, कार्यतर विधि से संरक्षण का तात्पर्य यहाँ पर यह भी लिया जा सकता है कि कार्यतर विधि से संरक्षण के संबंध में सबसे पहली चीज ये देखी जाएगी, कार्यतर के अर्थ यहाँ पर 2 तरीके से लिए जा सकते हैं। जैसे पहला अर्थ इसका क्या लिया जाएगा, तो पहला अर्थ हम इसका ये ले सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब तक उस समय मान लीजिए तात्कालिक विधि जो भी हो, उस समय किसी व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया गया है
वो कार्य पहली बात अपराध की श्रेणी में है या नहीं है, ये बात देखी जाएगी। जैसे मान लीजिए आज डेट है 4 तारीख, तो 4 तारीख को ये देखा जाएगा कि 4 तारीख को अगर किसी व्यक्ति ने, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, किसी के घर से कुर्सी चुरा ली, तो अब 4 तारीख को किसी व्यक्ति ने किसी के घर से कुर्सी चुरा ली, तो 4 तारीख को यह देखा जाएगा कि ये जो कार्य किया गया, ये 4 तारीख को क्या अपराध की श्रेणी में था, उस समय जो विधि लागू थी। अगर ये 4 तारीख को उस समय की लागू विधि के अनुसार अपराध था तो ही व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, और अगर ये 4 तारीख को लागू नहीं था तो उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। मान लीजिए इसको दूसरी तरीके से और क्या ध्यान रखना है, तो दूसरी तरीके से ऐसे ध्यान रख सकते हैं, किसी व्यक्ति ने 4 तारीख को किसी व्यक्ति के घर से कुर्सी चुराई और कुर्सी चोरी हो जाने के संबंध में देखा गया कि कुर्सी चोरी करना अपराध नहीं, तो अपराध नहीं है। और अगर कोई मिस्टर एक्स थे, इन्होंने ऐसा काम किया था, तो अब इनके संबंध में तो इन्होंने कुर्सी जो चोरी करी वो अपराध नहीं होगा। लेकिन यहीं पर होता यह है कि इन्होंने कुर्सी चोरी करी 4 तारीख को, और मान लेते हैं 7 तारीख को एक कानून बना या विधि बनी, और विधि में कानून के अनुसार ये निर्दिष्ट कर दिया गया कि कुर्सी चोरी करना अब क्या होगा, तो कुर्सी चोरी अब अपराध है, और ये कानून बनता है 7 तारीख को। ये अपराध किया गया था 4 तारीख को और कानून बना 7 तारीख को। 4 को ये अपराध था नहीं, 7 को ये अपराध बन गया। तो अब जो व्यक्ति एक्स था, इसने कुर्सी 4 तारीख को चोरी करी थी, इसके लिए विधि बाद में बनी और ये बाद में अपराध घोषित हुआ, तो क्या 7 तारीख के कानून से 4 तारीख को किए गए अपराध के लिए सजा दी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। यानी पहली बात, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, अगर कार्य के बाद कोई विधि बनाई गई और कार्य किया गया जो कृत्य है वो उस समय अपराध नहीं है तात्कालिक विधि में, तो उस व्यक्ति को अपराध नहीं या उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो पहले लाइन का अर्थ ये निकलता है। दूसरा, दोहरी क्षति से संरक्षण। इसका सीधा सा एक लाइन में आप अर्थ निकाल सकते हो। दोहरी क्षति से संरक्षण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए था और ए ने बी की हत्या कर दी और इसके लिए ए को 10 वर्ष का कारावास मान लीजिए दिया गया, यानी 10 वर्ष की इसे सजा दे दी गई। ए ने 10 वर्ष की सजा अपनी पूरी कर ली और सजा पूरी करने के बाद ये बाहर आया और बाहर आने के बाद इसने देखा कि बी की जो हत्या की सजा इसे 10 साल की दी गई, वो बी मरा ही नहीं था, वो तो अभी जिंदा है। अब उसने अगर दोबारा बी की हत्या कर दी तो क्या ए को उस अपराध के लिए फिर से 10 साल की सजा दी जा सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जा सकता है। तो आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। अगर वो अपराध दोबारा करेगा तो दूसरे अपराध के लिए उसे दोबारा सजा दी जा सकती है, लेकिन एक अपराध की सजा एक बार ही दी जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण का मतलब, आत्म मतलब स्वयं, अभिशंसन मतलब प्रताड़ित स्वयं को करना, या एक तरीके से आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बोल सकते हैं कि इसको ऐसे समझिए जैसे ए ने बी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जिस चाकू से इसने हत्या करी थी उसको इसने कहीं पर छुपा दिया और कोई भी सबूत इसके संबंध में नहीं मिल रहा है। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति था सी, जिसने इस बात की सूचना दी कि बी के घर से ए को जाते हुए उसने देखा। अब पुलिस आएगी और पुलिस ए को गिरफ्तार करेगी। ए को गिरफ्तार करने के बाद, ए को गिरफ्तार कर लिया गया, ए की गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन
पुलिस द्वारा इसके ऊपर इस तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता कि यह अपने विरुद्ध स्वयं गवाही दे, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रकट करे, यानी जो चाकू इसने हत्या की थी वो जहां इसने छुपाया है वो यह स्वयं उसे ले जा करके उस पर दबाव डाला जाए कि आप उस चाकू को उसे स्वयं दिखाए, स्वयं पुलिस को प्रकट करवाए। ऐसा दबाव उसके पुलिस द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वयं चाहे तो वह अपने विरुद्ध साक्ष्य या अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, अगर उस पर दबाव बनाकर ऐसा कराया गया था। अगर व्यक्ति स्वयं चाहता है कि वो ऐसा करे तो स्वयं अगर चाहता है तो स्वयं कर सकता है, जबकि उसके ऊपर दबाव डाल करके या पुलिस द्वारा या ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे ये सिद्ध हो कि उसका आत्म अभिशंसन किया गया। तो यहाँ से आप लोग एक लाइन इसके नीचे ऐड कर लेंगे और एक लाइन ये ऐड करेंगे कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य गवाही प्रस्तुत करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो इस लाइन को आप लोग ऐड कर लीजिएगा और इसको जिसको नोट करना हो वो इसे नोट कर ले। अब यहाँ से एक बात और कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसे आत्म अभिशंसन माना जाता है और किसे आत्म अभिशंसन नहीं माना जाता। तो एक हेडिंग डालिएगा, एक तरफ लिखिएगा कि एक तरफ इससे संबंधित है, एक तरफ लिखिएगा आत्म अभिशंसन है, यानी आत्म अभिशंसन माना गया है, और एक तरफ लिखिएगा आत्म अभिशंसन नहीं है। तो आत्म अभिशंसन क्या क्या माना गया है? तो आत्म अभिशंसन में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये बात निकल करके आई थी कि आत्म अभिशंसन किसे माना गया। जैसे पहला आप लिख सकते हैं यहाँ पर नारकोटिक्स टेस्ट, इसे आत्म अभिशंसन माना जाता है। दूसरा पॉलीग्राफ टेस्ट, किसी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट बिना उसकी अनुमति के नहीं कराया जाता, अगर ऐसा कराया गया तो उसे आत्म अभिशंसन माना जाएगा। तीसरा इसमें आप नोट कर सकते हो ब्रेन मैपिंग, इसे भी आत्म अभिशंसन माना गया है। तो तीन चीज़ें आप इसमें नोट कर लीजिएगा कि किन्हें आत्म अभिशंसन माना जाता है। जिन्हें माना जाता है उन्हें बिना व्यक्ति की अनुमति के नहीं करवाया जा सकता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब किन्हें नहीं माना जाता है यानी बिना अनुमति के भी इन्हें करा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। दूसरा जैसे इसमें आता है फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट ये कराया जा सकता है। तीसरा इसी में आप लिख सकते हो ब्लड टेस्ट, यानी ये अगर पुलिस द्वारा या न्यायालय के आदेश पर करवाए गए तो इन्हें आत्म अभिशंसन नहीं माना जाएगा, जबकि इनमें व्यक्ति की सहमति आवश्यक होगी। ये आत्म अभिशंसन माने गए हैं, इसलिए इनमें आपको व्यक्ति की सहमति लेनी होगी, तभी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये था आपका अनुच्छेद 20, जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो या कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप लोग अपना इसी ऐप पर या आपको यहाँ पर चैट बॉक्स दिख रहा होगा, वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने के बाद ये ना सोचिएगा आप कि आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। अगर मैं हूँगा तो जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, या अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो उसका जवाब आपको विद इन 2 आवर या 3 आवर में उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ सकते। धन्यवाद। और एक ज़रूरी बात और
ये जो 3 दिन की क्लासें हैं ये आपकी फ्री हैं। इसके बाद आपको पेड क्लास में, जब आप इसी 3 दिन की क्लास के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो वो क्लासें आपकी इसी ऐप पर हम लाइव चलाएंगे और उन लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट तुरंत पूछ सकते हैं और वो लाइव क्लास में आप अपना डाउट भी पूछेंगे और उसका जवाब जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा भी दिया जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न भी होता है तो उस लाइव क्लास में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।